नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी। 90% तक मिलेगा बैंक से कर्ज, 3% कम लगेगा ब्याज। कोऑपरेटिव बैंक में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। अब रिजर्व बैंक करेगा इनकी निगरानी। कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। लेह दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ नरवणे ने चीनी फौज को कड़ी टक्कर देने वाले जवानों को किया सम्मानित। ऑफिसर्स के साथ बैठक में एलएसी की ताजा हालात पर भी चर्चा। उधर चीन ने फिर लगाया आरोप, कहा भारत की सेना हिंसा के लिए उकसाया। बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई पर आयुष मंत्रालय का बयान, कहा दवा लॉन्च करने से पहले नहीं ली गई अनुमति। रिसर्च के दावों की जांच पूरी होने पर दी जाएगी परमिशन। तो 2020-21 में -4.5% रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ। आईएमएफ ने दिया अनुमान 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक का -3% से घटकर -4.9% संभव। जियो फेसबुक डील को सीसीआई से मंजूरी मिली। फेसबुक ने जादू होल्डिंग एलएलसी के जरिए जियो में किया 43,574 करोड़ का निवेश। लगातार 4 सेशन की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही हावी। निफ्टी 1.5% टूटकर 10,300 के करीब बंद। बैंक निफ्टी में भी 800 अंकों का नुकसान। एफएमसीजी को छोड़ अन्य सभी सेक्टर में कमजोरी। पहली बार सोना 48,500 के पार। कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर 48,589 का नया रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 7.5 महीने की ऊंचाई पर। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के 75 जवानों ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने विशेष मेहमान। दूसरे विश्व युद्ध में विक्ट्री की 75वीं सालगिरह मना रहा है रूस। डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है और आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक की निगरानी में भी लाने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले पर हर डिटेल के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि आज जो अहम बैठक हुई है कैबिनेट की, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है डेयरी सेक्टर को लेकर के। यहाँ पे करीब 15,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड बनाने का ऐलान किया गया है और इसका मुख्य मकसद यह है कि डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भर तो बना ही जाए, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट करने की भी हालत में हो सके, चाहे दूध उत्पादन का मामला हो या फिर दूध से बनी हुई चीजों के एक्सपोर्ट का मामला हो। और महत्वपूर्ण बात ये जो फंड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा कर्ज देने में। जो भी शख्स अपनी यूनिट लगाना चाहता है उसको 90% तक बैंकों से कर्ज मिलेगा। अब वो 90% तक कर्ज मिलेगा, उसकी खासियत ये होगी कि उस पर 3% ब्याज सस्ता मिलेगा, यानी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और इसके बाद आप वहां पे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो सरकार को लगता है कि इससे हम डेयरी सेक्टर को काफी हद तक बढ़ावा देंगे और इससे जुड़े हुए दूसरे एलाइड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक के बाद जो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह है, उन्होंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए। मिसाल के तौर पर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक हो, उस पर अब रिजर्व बैंक सीधे तौर पर निगरानी रख सकेगा। इसके लिए सरकार ने रेगुलेशन में बदलाव किया है और तत्काल प्रभाव से इस बदलाव को लागू किया जा सके, इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, स्पेस एरिया है, वहां पे निजी क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके ताकि रिसर्च को और ज्यादा बढ़ावा मिले, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सके। जो मुद्रा योजना के तहत जो शिशु लोन मिलता है, जो काफी कम रकम वाले कर्ज मिलते हैं, उस पर 2% ब्याज और सस्ता मिलेगा, यानी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक और महत्वपूर्ण खबर, अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप हैं या फिर गोरखपुर के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं तो अच्छी खबर यह है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। तो ये बड़े फैसले कैबिनेट की आज की अहम बैठक में से लिए गए। आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से पतंजलि की कोरोनिल दवा पर रोक लगाने के बाद आयुष मंत्री का बयान भी आया है और आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि बाबा रामदेव को दवाई लॉन्च करने से पहले मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए थी। नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन चलिए इस पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी दीपाली नंदा जुड़ रही हैं। तो दीपाली, ये बताएं कि कोरोनिल दवा को लेकर पतंजलि और आयुष मंत्रालय के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा है। हमने देखा कि आयुष मंत्री का बयान आया, लेकिन इसके आगे अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कविता, जिस तरह से हम जानते हैं कि कल ही सरकार की तरफ से कोरोनिल, जो कि पतंजलि का दावा कर रही थी पतंजलि की 100% कोरोना के इलाज में कारगर है, इसके प्रचार प्रसार या फिर ये कहें कि इसके एडवर्टाइजिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आयुष मंत्रालय, जो कि आयुर्वेदिक दवाई के एक नोडल मंत्रालय है, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि अगर इतनी गंभीर बीमारी है कोरोना, जिसको लेकर हर किसी के मन में डर है, सरकार से बिना सलाह मशवरा किए, सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए ही पतंजलि ने ये दवाई मार्केट में उतारने का दावा किया। हालांकि संज्ञान लेते हुए आयुष मंत्रालय ने पूरी जानकारी मांगी और अब देर रात ही पतंजलि के सीएमडी आचार्य बालकृष्ण की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि जो दस्तावेज सरकार की तरफ से मांगे गए थे, खासतौर पर किस तरह के साइंटिफिक प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया है, इस दवा को बनाने में क्या कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इससे जुड़े सारे दस्तावेज मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो आयुष मंत्रालय है वो आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इन पूरे डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करेगा। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं कि वाकई ही कोरोनिल कारगर है कोरोना के इलाज में, तो इसे परमिशन दी जाएगी पतंजलि को कि वो बाजार में उतार सकते हैं। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाई हुई है कोरोनिल के बिक्री और साथ ही साथ उसकी किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग पर। ऑलराइट दीपाली, यहाँ पर शुक्रिया इस तमाम डिटेल के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ तनातनी की वजह से सरकार ने आर्थिक निर्भरता भी कम करने की तरफ कदम बढ़ाया है। ऊर्जा मंत्रालय ने पावर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में गैर जरूरी इक्विपमेंट का आयात रोकने पे चर्चा हुई है। लेकिन तमाम डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो प्रकाश, ये बताए कि आखिर जो बैठक हुई है किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसमें? देखिए, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता है और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों के साथ कल एक अहम बैठक की और इस बैठक में 2 तरह की रणनीतियों पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी सबसे पहले CNBC आवाज़ ने अपने दर्शकों को दी थी। जो पहली रणनीति बनी है उसके मुताबिक कॉमर्स मिनिस्ट्री के सहयोग से ऐसे इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की गई है जिसकी पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही की जा रही है और जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनसे ये कहा गया है
है कि वो देश में बने इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करें और इंपोर्ट ना करें। जो भी डेवलपर्स देश में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे उन्हें REC, PFC और इरेडा जैसी जो पावर फाइनेंस कंपनियां हैं उनसे सस्ते दरों पर लोन मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी रणनीति बनी है उसके तहत वैसे उपकरण जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर नहीं हो रही है उसके इंपोर्ट की इजाज़त तो होगी, लेकिन वो अधिकतम 2 से 3 सालों के लिए ही होगी। क्वालिटी के मामले में ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और इंपोर्ट से पहले कंपनियों के लिए मंत्रालय से मंजूरी लेना ज़रूरी बना दिया गया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए VGF मॉडल पर एक नई स्कीम की घोषणा जल्द की जाएगी और साथ ही साथ सोलर मॉड्यूल्स, सेल्स या जो इन्वर्टर्स जैसे जो उपकरण हैं जिसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला पिछले दिनों किया गया था, उसे 1 अगस्त 2020 से प्रभावी करने का फैसला किया गया है। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बिकने वाले सामान पर मैन्युफैक्चरिंग देश यहां पर डालने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोडक्ट्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियां अब तैयार हो गई है और यहां पर ऑनलाइन बिकने वाले सामान पर साफ तौर से जो सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। खासतौर से ऑनलाइन सामान पर मैन्युफैक्चरिंग का जो देश है उसका नाम डालना अब अनिवार्य होगा। लेकिन तमाम डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं कि अब ऑनलाइन सामान बिकने को लेकर कंट्री ऑफ ओरिजिन किस तरह से डालना होगा? बिल्कुल, देखिए जो आज वाणिज्य मंत्रालय के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों की बैठक हुई है उसमें सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि आपको जिस तरह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन का सिस्टम शुरू किया है उसी तरह से आपको भी अपने प्लेटफॉर्म पे कंट्री ऑफ ओरिजिन का नाम डालना पड़ेगा। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे उन पे ये डालना जरूरी होगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना हुआ है। तो इस पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो कंपनियां हैं जिनमें तमाम दिग्गज फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील जैसी तमाम कंपनियां थी, वो इस मसौदे पर, इस प्रपोजल पर तैयार हैं। उनको इससे कोई एतराज नहीं है कंट्री ऑफ ओरिजिन डालने में, लेकिन उन्होंने थोड़ी तकनीकी समस्या बताते हुए सरकार से समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम अपने टेक्निकल टीम से हफ्ते 10 दिन में पूछ के इसको कैसे किया जा सकता है, हम आपको एक नया डेडलाइन बता सकते हैं कि हम कब तक ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे ऑनलाइन सिस्टम पे जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं उनको उनमें ये जो जानकारी है कब तक दी जा सकती है। जहां तक नए प्रोडक्ट का सवाल है, यानी कि आज के बाद जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होंगे उनमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से हो सकता है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों के तादाद में प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनको रातों रात करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा समय सरकार से मांगा है और वो टेक्निकल टीम से अपनी जानकारी मांगकर सरकार को बताएंगी और एक बार शायद फिर से एक बार बैठक हो और उसमें डेडलाइन तय कर दिया जाए कि इस तारीख से तमाम चीजों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन देना जरूरी हो जाएगा। ऑलराइट, शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब रिकवरी के एक्शन प्लान पर CNBC आवाज की रियलिटी चेक। कोरोना की मार से हैंडीक्राफ्ट और लग्जरी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगा है। बैंकों के ब्याज का बोझ तो इंडस्ट्री पर बढ़ ही रहा है। खरीदारों ने अपने ऑर्डर्स को यहाँ पर या तो रद्द कर दिया है या फिर उन्हें होल्ड पर रख दिया है। अब ऐसे में आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इनको कितनी मदद मिलेगी? अनलॉक 1 में MSMEs के रियलिटी चेक पर गुरुग्राम से देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये खास रिपोर्ट। बारीक कारीगरी वाले हाथों से बने भारत के कालीन की दुनिया भर में खास पहचान है, लेकिन कोरोना ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सालाना करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले गुरुग्राम के आकाश मित्तल अब तक सिर्फ एक कंसाइनमेंट भेज पाए हैं। लॉकडाउन से सप्लाई की दिक्कतें हुई तो कोरोना के डर से रेगुलर खरीदारों ने भी अपने 90% ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं। इस दोहरी मुसीबत में आत्मनिर्भर भारत पैकेज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन किसी लाइफलाइन से कम नहीं। इस टाइम तो हम नुकसान का सोच ही नहीं रहे। इस टाइम तो हम सोच रहे हैं 20-21 हम किसी तरह सरवाइव कर जाए। बस हमारा वी विल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम April 21 हाउ टू प्रोसीड फर्दर प्रोवाइडेड वी सर्वाइव इन दिस टफ टाइम्स, स्पेशली कारपेट एक्सपोर्टर्स जो हु आर डीलिंग इन फाइन हैंड नॉटेड कारपेट्स। आमतौर पर फरवरी से मई का महीना एक्सपोर्टर्स के लिए पीक सीजन होता है,
लेकिन इस बार ये लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया है। अब दूसरा पीक सीजन क्रिसमस के समय आएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स ने अभी से ही उम्मीद छोड़ दी है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट सबवेंशन स्कीम के तहत ब्याज दरों में राहत भी जल्द ही खत्म होने वाली है। ऐसे में कर्ज पर 3.5% के बजाय 16% तक ब्याज चुकाना पड़ेगा। कहता है कि फ्रेट कॉस्ट है हाई, वो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्लेन्स स्टार्ट होंगे तो इट विल कम डाउन। दैट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न है डिमांड आनी है। डिमांड तभी आएगी जब टूरिस्ट लोग घूमना शुरू करेंगे बाहर, फ्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल ट्रैवलिंग हो जाएगी, देन ओनली बिजनेस विल पिक अप। एक्सपोर्टर्स की मांग है कि एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत मौजूदा लोन पे 20 के बजाय 40% कर्ज मिले। इसके अलावा यूसेज पीरियड को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया जाए। पैकेजिंग क्रेडिट की अवधि खत्म होने के बाद बैंक बिना पेनल्टी रीपेमेंट करने का विकल्प दे। कर्ज चुकाने में असमर्थ एक्सपोर्टर्स के पैकेजिंग क्रेडिट लोन को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस वक्त अनलॉक 1 में जब से कारोबार शुरू हुआ है तो कारोबारियों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि किस तरह से इस पूरे साल को वो सरवाइव कर जाएं, क्योंकि इस वक्त नफ़े नुकसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और जो सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत जो राहत मिल रही है, उस राहत का इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल को पूरी तरह से किसी तरह से झेल जाएं, ताकि अगले साल से जो उम्मीद बंधी हुई है कि कहीं कोरोना का वैक्सीन आ गया और जो हालात हैं अगले साल से सामान्य हो जाए तो फिर से उनका कारोबार पटरी पर वापस आ जाए। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, गुड़गांव। लगातार 4 सेशन की तेजी के बाद आज बाजार में रही मुनाफा वसूली। पूरी खबर आपको हम देंगे ब्रेक के बाद। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर आज हमने काफी उथल पुथल देखा। निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें, 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। निफ्टी के कारोबार के दौरान 10,500 को भी जो है पार कर लिया गया, लेकिन मुनाफा वसूली हावी हुई। इंडेक्स 10,300 के करीब जाके बंद हुआ है। और आज के कारोबार में एशियन पेंट्स, ITC, आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प और गेल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी हमने देखी। वहीं ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, हिंडाल्को और जी एंटरटेनमेंट के शेयर में ज्यादा गिरावट रही। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस, जियो और फेसबुक की डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन पूरी खबर समझते सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, ये बताएं, CCI की तरफ से मंजूरी मिल गई है जियो फेसबुक डील को? देखिए, 21 अप्रैल को रिलायंस, जियो और फेसबुक ने डील की घोषणा जो की थी। इस डील के तहत फेसबुक जो है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 9.9% की हिस्सेदारी जो खरीदेगा और इस पूरी डील की कीमत जो है 43,574 करोड़ रुपए थी। फेसबुक ने जादू होल्डिंग LLC के जरिए रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर निवेश जो है वो किया है। इस डील के तहत व्हाट्सएप और जियो मार्ट जो है आपस में इंटीग्रेशन जो करेंगे और एक दूसरे की सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। दोनों कंपनियों ने मई में CCI से इसके लिए अप्रूवल जो है वो मांगा था। CCI ने बिना किसी शर्त के इसको हर एक डील को जो है हरी झंडी जो है दे दी है। हालांकि अभी कंपनियों को कई और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो चाहिए होंगे, तो जैसे जैसे वो सारे रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो मिलते जाएंगे तो ये डील जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल CCI ने इस डील को हरी झंडी जो है वो दे दी। शुक्रिया असीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं और वो आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भी विजय दिवस परेड में भाग लिया और इस बार भारत की तीनों सेनाओं का 75 सदस्य दल रूस की इस विक्ट्री परेड में शामिल हुआ। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह का ये रूस दौरा बेहद अहम है, जहां फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन की डिलीवरी को लेकर चर्चा होनी है। गलवान वैली में झड़प के बाद अब चीन साइबर वॉर में जुट गया है। चाइनीज हैकर्स देश की सरकारी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं। 2 दिन पहले DIPP की वेबसाइट हैक की गई, जिसके बाद साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अलर्ट रहने को कहा है। रिसर्च फर्म सीवा FIRMA ने भी सावधान रहने की हिदायत दी है। DIPP की वेबसाइट पर चाइनीज भाषा में मीडिएट लिखा मिला था।
भारत चीन में तनाव बढ़ने के बीच भारत अपने हेल्थ केयर सेक्टर में चीन के सामान पर निर्भरता कम करने पर विचार कर रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, जहां सबसे ज्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। साधारण थर्मोमीटर से लेकर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी की मशीनों तक भारत काफी हद तक अपनी मेडिकल डिवाइसेस की जरूरत के लिए चीन पर निर्भर है। भारत के मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट का कुल 11% हिस्सा चीन से आता है। कुल डिवाइस कैटेगरी में तो 87% तक निर्भरता चीन पर है। इनमें एक्यूपेंचर उपकरण, प्रेगनेंसी किट, क्लिनिकल थर्मोमीटर और कपड़ों के सामान काफी ज्यादा हैं। 2019-20 में भारत ने 42,245 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों का आयात किया था, जिनमें चीन से आने वाले उपकरण 4,559 करोड़ रुपए के थे। अब इंडस्ट्री आत्मनिर्भर मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए एक नई योजना की मांग कर रही है। जब तक 0 से लेकर 7.5% ड्यूटी रहेगी तो हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे। हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी कम से कम 15% होए। दूसरा, हम चाहते हैं कि मेडिकल डिवाइस लॉ जो नीति आयोग ने ड्राफ्ट करा है वो जल्दी से जल्दी लेजिस्लेट होए, पास होए। इंडस्ट्री का कहना है कि पिछले 4 महीनों में भारत में मेडिकल डिवाइस बनाने के काम में तेजी आई है। मसलन पहले भारत में पीपीई किट बनाने की क्षमता 62 लाख प्रतिवर्ष थी, जो अब बढ़कर 21 करोड़ हो गई है। पहले देश में सिर्फ 3,360 वेंटिलेटर बनाने की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 3,14,000 हो गई है। इसी तरह जहां पहले 1 करोड़ 30 लाख N95 मास्क बनाने की क्षमता थी, वो अब बढ़कर 15 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जब कोविड का संकट हमारे सिर पे पहुंचा तो हमारे को काफ़ी झटका पड़ा, लेकिन झटका का फायदा ये हुआ कि पिछले 3-4 महीने में जब प्रधानमंत्री ने आग्रह करी तो काफ़ी सारे उद्योगपति मेक इन इंडिया मेडिकल डिवाइस के को पूरा करने के लिए सामने आए। इंडस्ट्री का दावा है कि अगर उसे सरकार की तरफ से मदद मिले तो 1 साल में 4,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम होकर 1,000 करोड़ तक का हो जाएगा। जरूरत है सस्ते चीनी मेडिकल डिवाइस के आयात को कम करने के लिए एक स्पष्ट नीति की। रोहन सिंह, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। इसके अलावा अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपको वो भरोसेमंद आपका साथी है जो आपको आगे रखता है और मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहां निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड PRO365 तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम व शर्तें लागू। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।